Am I audible, everyone? Right. चलिए, है ना, प्रॉब्लम आवाज आ गई। राइट। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने सौरभ, अजय, भारती, मनोज, ठीक है, स्टूडेंट्स को आने दो एक बार। चलिए अपन तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने किया था कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है, ठीक है, हम उसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं और जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसकी रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के दौरान, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, है ना। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सिलेबस के अंदर आरपीएससी ने जो आपको सिलेबस दे रखा है उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देखिए एसपीएम क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही है बेसिकली, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम बात कर रहे हैं तो उसके फेसेस की बात कर रहे हैं ना, कि रिक्वायरमेंट में क्या होता है, डिजाइनिंग में क्या होता है, टेस्टिंग में क्या होता है, मेंटेनेंस में क्या हो रहा है, ठीक है। हमारा फोकस वहां रहता है। जबकि हम एसपीएम की बात कर रहे हैं तो एसपीएम में प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो किस तरीके से टाइम को फाइंड कर रहा है, उसकी क्या टेक्निक्स हैं, ठीक है। कॉस्ट जो है, कॉस्ट निकाल रहा है प्रोजेक्ट की, तो कॉस्ट निकालने के लिए कौन कौन से मॉडल्स हैं, उसकी क्या टेक्निक्स हैं, ठीक है। और इसी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस कर रहा है, तो कर कैसे रहा है, ठीक है, इस पर फोकस किया गया है ना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके थे, तो हम वापस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे फेसेस की तरफ या लाइफ साइकिल मॉडल्स की तरफ या दूसरे जो है आपके टेस्टिंग्स वगैरह, वो चीजें यहाँ एसपीएम के अंदर नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं, पहले हम उसको करके और फिर हम डायरेक्टली मूव करेंगे एसपीएम की तरफ, ठीक है। तो हमने प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज कवर अप कर लिए थे। आज हम ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि जब प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेज कर रहा है प्रोजेक्ट को तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का वो फेस करता है बेसिकली, है ना। तो इसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट, ठीक है। सबसे पहले जब भी प्रोजेक्ट आपका बनाया जाता है तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का काम होता है, रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन का काम होता है ना। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिससे प्रोजेक्ट आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, प्रोजेक्ट बनने के दौरान आपको प्रॉब्लम आ सके, आ रही है ना। तो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आ सकती है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, कि सर कंफ्यूज्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव ही आपका कंफ्यूज है कि आप बनाना क्या चाहते हैं, ठीक है। इसको लेके आपके ऑब्जेक्टिव्स जो आप यूजर से ले रहे हैं, यूजर खुद कंफ्यूज है कि वो बनाना क्या चाहता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो अननोन यूजर्स आ जाते हैं जिनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होता है, वो क्या करते हैं, सर मुझे ऐसी साइट बनानी है, जनरल वे में, है ना, लेमन में, कि इस तरह का वो दो तीन आपको एग्जांपल दे देगा, दो तीन साइट दे देगा, पर उसके खुद के ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होते हैं ना, क्योंकि वो शायद टेक्निकल लैंग्वेज को नहीं समझता है, टेक्निकल चीजों को ज्यादा नॉन नहीं होता है, तो एक जनरल आइडिया आपको दे देता है ना। लेकिन कई बार वो कहना क्या चाहता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो भी खुद कंफ्यूज रहता है ना। तो डेफिनेटली जब ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर नहीं होंगे तो आपको जो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट, कि जो रिक्वायरमेंट है आपको उसको आप प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज्ड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है। पुअरली डिफाइंड प्रोसीजर्स, आप किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं, क्या प्रोसीजर्स रहेगा, उसको आपने डिफाइन नहीं किया है ना, तो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आ सकती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान। अनक्लियर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही अनक्लियर है कि काम कौन करेगा, डेवलपमेंट का काम कौन करेगा, कोडिंग का काम कौन करेगा, डिजाइनिंग कौन करेगा, मेंटेनेंस कौन करेगा, किस आदमी को कौन सा वर्क असाइन किया जाएगा, ये जब तक आपका क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट बनना एक क्रिटिकल टास्क हो सकता है। प्रॉब्लम्स विद चेंजेस इन यूजर फर्टिलिटी, यूजर क्या होता है कि आज आपकी रिक्वायरमेंट है कि सर मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है। हो सकता है आफ्टर पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड्स ऑफ 15 डेज और 20 डेज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर्स गेट्स चेंज, ठीक है।
अब रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो उस हिसाब से आपको चेंजेस प्रोजेक्ट में लाने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, है ना। प्रॉब्लम्स ऑफ लार्ज नंबर्स, ठीक है, चेंजेस इन मैनर ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन, वही है कि भाई अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन वो चेंजेस हो रही है तो आप उनको कैसे डील करोगे। अनस्टेबल रिक्वायरमेंट, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट तो दे दी, अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट मुझे ये बनाना है, कोई मान लीजिए एक्स प्रोजेक्ट बनाना है, इस एक्स प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की हमें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। चाहे रिक्वायरमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर्म में हो सकती है, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर्म में हो सकती है, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कोई भी रिक्वायरमेंट आपके हो सकती है, किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट है। अगर वो रिक्वायरमेंट आपकी अनस्टेबल है, हम उसको तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बनने के अंदर, प्रोजेक्ट मेकिंग के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। प्रोजेक्ट मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दोनों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। लेक ऑफ, अब ये प्रॉब्लम आएगी तो आप कॉस्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है। टाइमिंग के लिए प्रॉब्लम्स होगी, मैं कह रहा हूं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ही आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट थी 10 आदमी की, 10 पर्सन की थी, 1 ईयर्स तक, मान लीजिए 1 ईयर्स तक थी, बीच में से हमने ये सोचा था कि 10% को कर देंगे, है ना, 1 ईयर्स के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे, लेकिन 10% इनएडिक्वेट थे, रिक्वायरमेंट थी 15 कैंडिडेट्स की, तो ये जो है आपकी जो कॉस्ट पीरियड टाइम था, 1 ईयर्स का टाइम आप लेके चल रहे थे, 1 ईयर्स के बाद इसकी जो ड्यूरेशन थी, इस प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की ड्यूरेशन, वो 1 ईयर से लेके 2 ईयर्स तक आपकी होगी, ठीक है। तो उस केस में क्या हो गया आपका 1 ईयर्स टाइमिंग जो मैनेजमेंट आपने किया था प्रोजेक्ट मैनेजर, मैं ये नहीं करूंगा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कॉस्टिंग में डिफरेंस आ जाता है, टाइमिंग में डिफरेंस आ जाता है, और जब प्रोजेक्ट मैनेज किया जाता है, जब प्रोजेक्ट प्लानिंग की जाती है, अभी हम पढ़ेंगे प्लानिंग में क्या होता है, कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, सब कुछ है वो हम करेंगे, हम केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि सर ये प्रॉब्लम प्रोजेक्ट मैनेजर के सामने आ सकती है, टाइमिंग निकालने के लिए, उसकी शेड्यूल निकालने के लिए, कॉस्ट निकालने के लिए, इन प्रॉब्लम्स का फेस प्रोजेक्ट मैनेजर कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। इसके बाद है आपका सर प्रॉब्लम्स, हम देख रहे हैं किस किस एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपकी। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द क्वालिटी, सर रिक्वायरमेंट को लेके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हाँ हो सकती है। अब ऐसे प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद क्वालिटी, क्वालिटी को लेके भी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो सकती है। क्वालिटी मतलब आपने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्वालिटी के कई मेजरमेंट होते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल मेजरमेंट भी है, रिवीजन भी है, प्रोडक्ट ट्रांजिशन भी है, इनको हम देख रहे हैं ना। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, सॉफ्टवेयर क्वालिटी कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल नंबर और पैरामीटर, रिलायबिलिटी इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर अबाउट द सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सर सॉफ्टवेयर जो आप बना रहे हैं तो उसको रिवीजन, ठीक है, रिवीजन से मतलब मान लीजिए सॉफ्टवेयर बन गया, उसकी मेंटेन आप कर रहे हैं, मेंटेनिंग है कि भाई प्रोजेक्ट आपने बना दिया है, आपने कहीं जाके इंस्टॉल कर दिया, अब आपको चेकआउट कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें कोई चीज आपको एड ऑन करनी है, ठीक है, वो एड ऑन हो रही है नहीं हो रही है, ये सारा काम किसमें आ जाता है, प्रोडक्ट रिवीजन में। फ्लेक्सिबल है, टेस्टेबिलिटी परफेक्टली हो रही है नहीं हो रही है। प्रोडक्ट ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन का मतलब एक प्लेटफॉर्म पर वो रन हो रहा है नहीं हो रहा है, हमने दूसरे प्लेटफॉर्म पे किया, मान लीजिए विंडो के लिए हमने बनाया है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वो लाइनक्स पे ओपन नहीं हो रहा है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो वो है कि पोर्टेबिलिटी का जो इश्यूज थे, यूजर हमसे क्या रिक्वायरमेंट मांग रहा था वो हम फिलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, रीयूजेबिलिटी है, इंटरऑपरेबिलिटी है, ये सब ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर वो रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन से मतलब करेक्टनेस है, जो हम चाहते थे फंक्शनलिटीज प्रोजेक्ट से वो फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही है नहीं हो रही, रिलायबिलिटी है, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी से मतलब मान लीजिए कोई साइट है, आपको 1 मिनट में खुलनी चाहिए, आपकी एफिशिएंसी 1 मिनट सेकंड की होनी चाहिए, है ना, और मान लीजिए 1 मिनट में होनी चाहिए और वो खुलने में 2 मिनट का टाइम लग रही है, तो कहीं ना कहीं जो एफिशिएंसी हमें चाहिए थी उस प्रोडक्ट से वो एफिशिएंसी रिड्यूसेबल है, ठीक है। इंटीग्रिटी है, यूजेबिलिटी है, ये सारे किसके पार्ट है, क्वालिटी के पार्ट है, ठीक है। चाहे ट्रांजिशन हो, ऑपरेशनल हो, रिवीजन हो, ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये एसोसिएटेड है किससे, क्वालिटी से। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का एक काम ये भी है कि सर जब आपका प्रोजेक्ट बन रहा है तो जो रिक्वायरमेंट यूजर्स ने हमसे मांगी थी, हमसे नीड की थी, क्वालिटी कंसर्न के अंदर वो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्ट मैनेजिंग दौरान, है ना। मान लीजिए मुझे बनाना था एक प्रोजेक्ट, उसने यूजर ने मांगी थी 10 फंक्शनलिटीज, आप बना के दे रहे हैं 8 फंक्शनलिटीज, ठीक है, उसमें से 4 है वो एक प्लेटफॉर्म पर रन हो रही है, 4 है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर रन हो रही है। कहने का मतलब यह है कि जो हमसे
से मांगा गया था वो हमने फुलफिल करके नहीं दिया तो उस प्रोजेक्ट का भी कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, जो यूजर की रिक्वायरमेंट है, जैसी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, चाहे क्वालिटी कंसर्न के हिसाब से हो, तो प्रोजेक्ट के अंदर वो सभी चीजें फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम फेस करता है प्रोजेक्ट मैनेजर वाइल मेकिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजर खुद प्रोजेक्ट नहीं बना रहा है, प्रोजेक्ट बनाने वाली तो पूरी टीम है आपकी। कोडिंग का काम अलग कर रहा है, टेस्टिंग का काम अलग बंदा कर रहा है। ठीक है, अजय, शैली, मनोज एंड सौरभ। ठीक है, तो ये सारे काम अलग अलग पर्सन कर रहे हैं, लेकिन उसका काम है ओवरऑल प्रोजेक्ट को देखना, है ना। जब हम एसपीएम पढ़ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं एसपीएम जब पढ़ रहे हैं, ये तो मैं केवल बेसिक चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा काम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर दोबारा नहीं जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम पढ़ चुके हैं, है ना, कि उसकी रिक्वायरमेंट फेसिस क्या होती है, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद फाइनल एसआरएस रिपोर्ट्स क्या होती है, डिजाइनिंग क्या होती है, टेस्टिंग, कोडिंग क्या है, टेस्टिंग क्या है, मेंटेनेंस क्या है, ये सारा पार्ट हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं, तो वो हम यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ हम डायरेक्टली केवल एक फंडामेंटल बता रहे हैं, उसके बाद डायरेक्टली एसपीएम की तरफ मूव करेंगे। हमारा यहाँ जो मेन काम रहेगा वो रहेगा कि सर जो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये कैसे किया जाता है, ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट है ये कैसे किया जाता है, ये जो रिस्क मैनेजमेंट है आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा है वो कैसे कर रहा है, उसकी टेक्निक्स क्या है। ठीक है, और इसी तरीके से क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह है, ये जो क्वालिटी एश्योरेंस है ये है, ये सब किस तरीके से किए जा रहे हैं, व्हाट आर द टेक्निक्स, व्हाट आर द मेथड्स टू फाइंड आउट द टाइम, शेड्यूल, कॉस्ट, रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना। ये सारा काम है आपका एसपीएम का, ये पूरा हम एसपीएम में पढ़ने वाले हैं। काम ये सब कौन करता है सर, ये करता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, टाइम निकालने का काम है प्रोजेक्ट मैनेजर का कि कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, कॉस्ट निकालने का काम है प्रोजेक्ट मैनेजर का, रिस्क में अगर कोई रिस्क आ सकती है तो उस रिस्क को मैनेज करना, उसको कैसे ओवरकम करना है, ये काम है प्रोजेक्ट मैनेजर का, क्वालिटी एश्योरेंस का काम है प्रोजेक्ट मैनेजर का, है ना। ये सब काम प्रोजेक्ट मैनेजर का, पूरे प्रोजेक्ट को ओवरऑल देखना, उसको मैनेज करना, है ना। दिस इज द वर्क, दिस इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, कोडिंग करने का काम एसपीएम का नहीं है, टेस्टिंग करने का काम एसपीएम का नहीं है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर का नहीं है, डिजाइनिंग करने का काम एसपीएम का नहीं है। ठीक है, उसके लिए तो सर आपके डेवलपर्स बैठे हुए हैं, वो डेवलपर्स करते हैं आपका, है ना। तो ये हो गया आपका, ये प्रॉब्लम्स एसपीएम या प्रोजेक्ट मैनेजर को आ सकती हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, प्रॉब्लम आती है कॉस्ट और शेड्यूल को निकालने में सर, बिल्कुल ये तो मेन प्रॉब्लम्स हैं कि सर सबसे ज्यादा जो मेन वर्क है वो तो यही है आपका, प्रॉब्लम्स ऑफ कॉस्ट एंड शेड्यूल। शेड्यूल मतलब एक तरह से टाइम शेड्यूल की बात कर रहे हैं ना। तो देयर इज ए persistent डिमांड ऑफ रिड्यूसिंग डेवलपमेंट कॉस्ट एंड टाइम। हमेशा कोई भी यूजर है वो ये डिमांड करता है कि उसका जो भी प्रोजेक्ट्स है वो कम से कम कॉस्ट में हो और कम से कम टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए, है ना। ये हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है, टाइम और जो कॉस्ट है वो कम से कम लगे, टाइम और कॉस्ट ये मिनिमम टू मिनिमम होनी चाहिए, ये हमेशा डिमांड रहती है ना। तो प्रोजेक्ट मैनेजर भी एक कोशिश करता है कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग है वो कम से कम आए, ताकि जो आपका यूजर है, क्लाइंट है, वो उस चीज को परचेस कर सके या आपसे वर्क करवा सके, है ना। सॉल्यूशन मेकिंग enormous डिमांड ऑफ रिसोर्सेज विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, आउट ऑफ 60-100 फर्म सर्वे 35% और रिपोर्टेड हैविंग रन अवे प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड शेड्यूल आउट ऑफ कंट्रोल। लगभग 35% से ज्यादा एक ऐसा सर्वे है जब में कि जो भी प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं या बीच में ही रुक जाते हैं, उसके पीछे दो ही रीजन होते हैं, कॉस्ट और टाइम, है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए। अगर ये प्लानिंग के अंदर ढंग से आपने मैनेज नहीं किया तो प्रोजेक्ट को आप सक्सेसफुली बनाना बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। ठीक है, इसीलिए जब भी प्रोजेक्ट मैनेजर का जो वर्क दिया जाता है वो इनिशियली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को नहीं दिया जाता। अगर आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, 7-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, देन आपको असाइन किया जाता है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, सिस्टम एनालिसिस्ट, इस तरह के वर्क आपको असाइन किए जाते हैं, क्योंकि उस तक आपको नॉलेज हो जाता है कि किस तरह से कॉस्टिंग फाइंड कर रहे हैं, किस तरह से टाइमिंग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो हम सब थ्योरेटिकल पढ़ते हैं ऐसे फॉर्मूले, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली इन चीजों को सीख जाते हैं ना। वहां कोई थ्योरी नहीं पढ़नी होती है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के दौरान, वहां तो उनको इंप्लीमेंट करना होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि हमें एग्जाम निकालना है तो हमें पूरा थ्योरी पे जाना पड़ता है कि भाई कॉन्सेप्चुअली वो किस तरह से काम कर रहा है, कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, पुअर क्वालिटी सॉल्यूशन इज नॉट लाइकली टू बी एक्सेप्टेबल इवन एट ए लोअर कॉस्ट। लेकिन अगर आपने कॉस्टिंग निकाल दी और क्वालिटी कम कर दी तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने भाई, एक जनरल कॉमन सेंस वाली बात है, अगर मैं लेमन डेफिनेशन से बात करूं कि सर मुझे एक पुल बनाना है, ठीक है, या रोड बनानी है जयपुर टू दिल्ली, जयपुर टू दिल्ली मुझे रोड बनानी है, ठीक है, अगर मैं अच्छी रोड बनाता हूं, क्वालिटीफुल रोड बनाता हूं, तो उसमें कॉस्ट आती है 100 करोड़ मान लीजिए, है ना। लेकिन मैं इसकी कॉस्टिंग कम कर सकता हूं, मैं 50 करोड़ में बना सकता हूं, लेकिन यहाँ क्वालिटी आपकी बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि भाई सर क्वालिटी के अंदर आपको ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ऐसा नहीं क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करके कॉस्टिंग कम कर रहे हो, वो भी नहीं चलेगा, नहीं तो फिर प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं है। पुअर क्वालिटी सॉल्यूशन इज नॉट लाइकली टू बी एक्सेप्टेबल इवन एट द लोअर कॉस्ट, ठीक है। बाकी तो ये जो प्रॉब्लम है कॉस्ट और शेड्यूल के अंदर यूजुअली स्टूडेंट को आती है, ठीक है, स्टूडेंट्स को क्या, प्रोजेक्ट मैनेजर को आती है, क्या बोल देते हैं कई बार स्टूडेंट, है ना। प्रॉब्लम ऑफ चेंजेस एंड रिवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चेंजेस एंड रिवर्क स्ट्रक्चर, इसका मतलब यह है कि भाई कोई क्लाइंट को अगर उसमें कोई मॉड्यूल चेंजेस करवाना है एक पर्टिकुलर टाइम में, है ना। अभी इनिशियल लेवल पे उसने ये कहा कि मान लीजिए इनिशियल लेवल पे ये कहा कि सर मुझे 10 फंक्शनलिटी अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करवानी है, 10 फंक्शनलिटी, कुछ भी फंक्शनलिटी हो सकती है। 15 डेज के बाद ये कहता है कि सर मुझे इसमें 5 फंक्शनलिटी और इनकॉर्पोरेट करवानी है, 5 और इसमें ऐड कर दीजिए। फिर 15 डेज बाद कहता है कि यूजर क्लाइंट की सर मुझे 5 और कर दीजिए, 5 ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो ये 15 डेज का टाइम ले लिया, 15 डेज का टाइम ले लिया, 15 डेज का टाइम ले लिया। कहने का मतलब है कि सर ये हो सकता है, ये वेरी मच लाइकली है कि हर 15 डेज के बाद, 15 डेज से मतलब कितने भी टाइम पीरियड के बाद यूजर के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंजेस हो सकती है। वो उसमें कुछ फंक्शनलिटी ऐड करवा सकता है, कुछ हटवा सकता है, कुछ और चेंजेस ला सकता है। तो उस केसेस में प्रोजेक्ट मैनेजर के सामने एक प्रॉब्लम होती है कि जो कॉस्टिंग है, टाइमिंग शेड्यूल्स है, वो भी चेंजेस होते हैं उस हिसाब से, है ना। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि चेंजेस को हम किस तरीके से हैंडल करें, ठीक है। सॉफ्टवेयर नीड्स टू बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यस, phases as well as during the adaptation phase. Changes in requirement lead to rework, ठीक है। तो पूरा जो डेवलपमेंट कॉस्टिंग है, डेवलपमेंट वर्क है, उसमें बहुत से चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से टाइमिंग, कॉस्टिंग्स वगैरह चेंजेस होती है। तो ये हमको दिखता है कि भाई ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, आपकी टाइमिंग कॉस्ट भी लग रही, कॉस्टिंग जो है वो भी चेंज हो रही है, टाइमिंग है, शेड्यूल है, सब कुछ चेंज आपका हो रहा है। तो ये चीजें हैं काफी मुश्किल हो जाती है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, ठीक है। तो मेंटेनेंस वर्क ग्रोस कम्युलेटिव विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर। मेंटेनेंस कॉस्ट मे बी एक्सीड डेवलपमेंट कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट 60% ऑफ द लाइफ साइकिल कॉस्ट। जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस कब होती है, जब आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मेंटेनेंस आपकी चालू होती है। अब मेंटेनेंस कई तरह की होती है ना, तो उस केस में ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए उसमें रिवर्क हो रहा है, उसमें कोई एड ऑन हो रहा है, तो मेंटेनेंस की जो कॉस्ट लगती है वो 60% होती है टोटल लाइफ साइकिल का। सबसे ज्यादा कॉस्टिंग आती है मेंटेनेंस वर्क की, है ना। स्टार्टिंग फेज से लेके लास्ट तक जितना आपकी कॉस्टिंग लग रही है, उससे ज्यादा कॉस्टिंग लगती है मेंटेनेंस के अंदर। कोई भी फंक्शन ऐड कराना है, उसमें कोई चेंजेस आ रही है, अब ये मेंटेनेंस भी कई तरह की होती है, हालांकि मेंटेनेंस में हम पढ़ चुके हैं, हमारा पर्पस नहीं है यहाँ पर ना। करेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस, दूसरी तरह की मेंटेनेंस होती है आपकी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, इससे कॉस्टिंग में काफी चेंजेस आ जाता है, कॉस्टिंग काफी बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि भाई एक टाइम पीरियड तक, तो इसीलिए मॉडल्स बनाए गए हैं, जहां हमें लगता है कि फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है यूजर की रिक्वायरमेंट, वहां डिफरेंट टाइप का मॉडल्स यूज में लेते हैं। जहां हम देखते हैं कि भाई इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो वहां डिफरेंट टाइप का मॉडल्स लेते हैं, यूज लेते हैं डेवलपमेंट के अंदर। मॉडल्स क्या है, लाइफ साइकिल मॉडल। मॉडल्स वो हैं जो एक फेसेस है, लाइफ साइकिल है कि इस स्टेज के बाद ये स्टेज होगा, इस स्टेज के बाद ये स्टेज होगा, ठीक है। इस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कई मॉडल्स आपको दिए गए हैं। वाटरफॉल मॉडल हो गया, इटरेटिव मॉडल्स हो गया, रेड मॉडल्स हो गया आपका, है ना, प्रोटोटाइप मॉडल्स हो गए, ये सारे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर चुके हैं। कहने का मतलब यहां है कि इस तरह की प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर को फेस हो सकती है। तो ये सब चीजें उसके माइंड में होनी चाहिए, उसको पहले पता होना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इसका हमें कैसे सॉल्यूशन करना है, ठीक है। नीड ऑफ द मेंटेनेंस शुड बी कीप इन माइंड एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट करते हुए ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक जनरल चीजें हैं ये पूरा आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा है। मैं केवल यहाँ एक बेस इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज की, ताकि हम एक चीज को समझ सके कि भाई प्रॉब्लम्स क्या है और प्रोजेक्ट मैनेजर कर क्या रहा है। उसके बाद वो कैसे टाइमिंग फाइंड आउट कर रहा है, कैसे शेड्यूल कर रहा है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है, किस तरीके से जाके वो कॉस्ट फाइंड आउट कर रहा है, कौन कौन से मेथड्स का यूज ले रहा है, कौन कौन से मॉडल्स का यूज ले रहा है, और किस तरीके से क्वेश्चन
फ्रेम होके आपके सामने आ सकते हैं एसपीएम के अंदर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग इन ग्रुप। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग इन ग्रुप। अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है? ठीक है, एक कंपनी में 100 आदमी काम कर रहे हैं, 200 काम कर रहे हैं, तो फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है? ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन इज एसेंशियल, एस्टिमेशन इज एसेंशियल, कंप्लीटिंग जॉब इज नॉट ऑप्शनल। ठीक है, एवरीवन मस्ट कंप्लीट वर्क, नो चॉइस ऑफ कस्टमर, नो चॉइस ऑफ सप्लायर्स, नो चॉइस ऑफ सपोर्ट पर्सनल, नो चॉइस ऑफ टीममेट्स। ठीक है, वर्क मस्ट बी वेरीफेबल, नो रिवार्ड ऑफ अर्ली फिनिश, पेनल्टी फॉर द फिनिश। कहने का मतलब है इन सब चीजों को भी प्रोजेक्ट मैनेजर को देखना पड़ता है ना? कि मान लीजिए 200% काम कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, उसमें से किसी आदमी ने जल्दी काम कर लिया अपना वर्क, किसी ने लेट काम किया, तो वो कि भैया आप जल्दी कर रहे हो तो कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको कंप्लीट करके देना है। और पेनल्टी है अगर हाँ लेट काम अगर फिनिश होता है, कई जनरली देखा जाता है बड़ी कंपनीज के अंदर कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक टाइम पीरियड्स होता है आपका कि भाई एक वर्ष 1 ईयर्स में आपको कंप्लीट करना है, तो 1 ईयर्स में ही आपको कंप्लीट करके देना है। और अगर 1 ईयर्स में आपका फिनिश नहीं होता है प्रोजेक्ट, तो कंपनी पर जो क्लाइंट है वो उन पे कॉस्टिंग लगा देता है, पेनल्टी लगा देता है पर डे के हिसाब से, 10 डेज के हिसाब से, जैसा भी है ना। तो इन सब चीजों को आपको देखना पड़ता है कि जब ग्रुप में काम करें तो ग्रुप में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो सप्लायर्स की मान लीजिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, कितने सप्लायर्स हैं। ठीक है, टीममेट्स कैसे हैं, उनकी कोई चॉइस नहीं है। मान लीजिए टीममेट छोड़ के चला गया बीच के अंदर से कोई भी ग्रुप्स के अंदर, तो फिर हम कैसे इसको मैनेज करेंगे? कहने का मतलब जस्ट पॉइंट्स हैं कि ये प्रॉब्लम्स एक ग्रुप के अंदर आ सकती हैं। तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आएंगी तो आपके सामने प्रोजेक्ट को हैंडल करने में प्रॉब्लम्स आएंगी, टाइम भी बिगड़ेगा, है ना, कॉस्ट भी है वो भी चेंजेस हो सकती है विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो इनको हम ओवर कैसे करेंगे, ये सारा काम प्रोजेक्ट मैनेजर का है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर इन सब चीजों को देखकर आपका टाइमिंग, कॉस्टिंग, शेड्यूलिंग, रिस्क मैनेजमेंट ये सब करता है ना। तो ये सब बेस है उसके लिए। प्रॉब्लम ऑफ कंसिस्टेंसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉब्लम ऑफ कंसिस्टेंसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन प्रोडक्टिविटी एंड इन क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर मेकिंग एस्टिमेशन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन प्रोडक्टिविटी, चाहे वो प्रोडक्टिविटी में हो चाहे क्वालिटी में, वो होनी ही चाहिए। ठीक है, जो हमने शेड्यूल बनाया है वो शेड्यूल उसी हिसाब से मैनेजेबल होना चाहिए। तभी आप एस्टिमेशन कर सकते हैं एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, है ना। हमें लगता जरूर है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या काम है, कॉस्टिंग निकाल रहा है, टाइमिंग निकाल रहा है, शेड्यूल निकाल रहा है, ये बहुत इजी काम होगा। नहीं, इजी काम नहीं है ना। जो न्यू पर्सन है वो तो ये कर ही नहीं सकते हैं। आपका जब आप 5-10 साल के एक्सपीरियंस हो जाते हो तभी आपको ये वर्क असाइन किए जाते हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप वर्क के दौरान सीखते हैं, है ना। नहीं, नया जो पर्सन आता है वो तो क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलप ही तो कर रहा है आपका, है? फिर बाद में पूरी टीम को मैनेज करना है। 10 आदमी की टीम है, 100 आदमी की टीम है, 1000 पर्सन की टीम है, उनको मैनेज करना, किसका क्या काम है, क्या नहीं हुआ, उसकी टाइम शेड्यूल्स वगैरह सब कुछ टाइम से हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये कंसिस्टेंटली ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, अदरवाइज सब कुछ आपका शेड्यूल बिगड़ जाएगा। शेड्यूल बिगड़ते ही आपका हर चीज बिगड़ जाती है। नीड फॉर अचीविंग कंसिस्टेंसी, नेसेसिटी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। तो हम इन्होंने क्या है कि इस कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बना रखे होते हैं। तो उन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, अदरवाइज प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल टास्क हो जाता है किसी भी चीज को एस्टिमेट करने। ठीक है, सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी कंसिडरेशन, इस सॉफ्टवेयर रीयूजेबिलिटी को भी कंसीडर किया जाता है। सॉफ्टवेयर यूजेबिलिटी कंसिडरेशन का मतलब यह है कि कौन से कंपोनेंट है। कई बार हम ये होता है कि लाइब्रेरीज बना देते हैं, है ना, कि फ्यूचर में जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेंगे, तो यही लाइब्रेरी, यही कंपोनेंट सॉफ्टवेयर का दोबारा यूज होगा, है ना। तो रीयूजेबिलिटी है। इससे क्या होता है, रीयूजेबिलिटी से हमारी कॉस्टिंग कम हो जाती है, टाइमिंग शेड्यूल्स कम हो जाते हैं, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए ड्यूरिंग डेवलपमेंट की कौन कौन से जो कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर के वो दोबारा यूज होने वाले हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं जो यूज में आ सकती हैं। उससे हमारा कहीं ना कहीं टाइम, कॉस्टिंग सब कुछ बचता है।
ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर इन चीजों को भी कंसिडरेशन में रखता है। हालांकि ये काम किसका होता है, ये डेवलपमेंट वाले का होता है, लेकिन हाँ प्रोजेक्ट मैनेजर इन चीजों को देखता है कि ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजर रेस्पॉन्सिबल है किसी प्रोजेक्ट को बनने के लिए, है ना। तो सॉफ्टवेयर यूजेबिलिटी इनटू कंसिडरेशन, सॉफ्टवेयर यूजेबिलिटी भी कंसिडरेशन के अंदर ली जाती है। रीयूज ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट has introduced a new dimension in software development activities. Library of modules needs to be built gradually so that they may be used repeatedly. ठीक है, जो लाइब्रेरीज हैं उनको हम ग्रेजुअली डेवलप करते रहते हैं, जो फ्यूचर में कभी भी काम आ सकती हैं आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, जो बार बार रिपीटेड हैं उनको हम पहले से बना के रख लेते हैं। कंपोनेंट विच आर टू बी रीयूज नीड टू बी बिल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रीयूज। ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस एंड लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोसेस मस्ट गो टुगेदर हैंड इन हैंड। ठीक है, तो डेवलपमेंट प्रोसेस और लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोसेस वो साथ के साथ आपका चलता रहता है। ठीक है, बेसिकली इन सब चीजों का इंटेंशन क्या है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर की रेफरेंस में इनका सबका इंटेंशन एक ही है कि सर मुझे किसी भी तरीके से टाइम, कॉस्ट और शेड्यूल को अपना रिस्क इनको मैनेज करना है। ठीक है, टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी, ये पूरा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन चार चीजों पर टिका हुआ है, टाइम, कॉस्ट, रिस्क और क्वालिटी। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मैनेज कैसे करेंगे वो देखेंगे अभी, है ना। कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से टेक्निक्स हैं टाइम निकालने की, कॉस्ट निकालने की, रिस्क निकालने की, क्वालिटी को मेजरमेंट करने की, वो सब देखा जाएगा, है ना। हम देख रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो हमें हैंड टू हैंड क्या क्या चीजें करनी है, हम इस मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या क्या करना है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोजेक्ट मैनेजर। अब है कि सर हमने ये तो पढ़ लिया कि ये प्रॉब्लम्स प्रोजेक्ट मैनेजर के पास आ सकती हैं, लेकिन बात यह है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या। ठीक है, प्रोजेक्ट इज ए टेम्पोररी एंडेवर अंडरटेकन टू अकॉम्प्लिश ए यूनिक पर्पस। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट है आपका, किसी भी अकॉम्प्लिश्ड टास्क को, किसी पर्पस को आप कंप्लीट कर रहे हैं। देखो प्रोजेक्ट की अगर हम डेफिनेशन बात करें तो कोई जरूरी नहीं है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ही हो, है ना, लेकिन चूंकि हम सॉफ्टवेयर के कंसर्न में सब चीज पढ़ते हैं तो हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट तो कुछ भी हो सकता है आपका, है ना, कोई भी टास्क हम कंप्लीट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, तो एक प्रोजेक्ट है आपका, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सर रोड बनाना है तो रोड भी एक प्रोजेक्ट है, यस। ट्रेन बनानी है आपको तो ये भी प्रोजेक्ट है, यस। ठीक है, लेकिन वो अलग कंसर्न में है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं बेसिकली वो कंसर्न है आपका सॉफ्टवेयर। तो यहाँ जब सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, हम दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात नहीं करते हैं, ना। प्रोजेक्ट रिक्वायर रिसोर्सेज, यस, हैव ए स्पॉन्सर्स एंड इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी। ठीक है, ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजिंग परफॉर्मेंस, कॉस्ट एंड टाइमिंग डायमेंशन ऑफ प्रोजेक्ट। देखो बार बार यही चीज आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दिखाई देगी। ठीक है, परफॉर्मेंस, कॉस्ट और टाइम, बस इन्हीं को लेकर आपका पूरा मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काम करता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी जो हम बता रहे हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक, उसका केवल इतना ही है। आप इनिशियली मैंने बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजर करता क्या है, रोल रेगुलेशन क्या है, इसकी फंक्शनलिटीज क्या है। अब मैं ये बता रहा हूं कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा है उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, अब उनको ओवरकम कैसे करेगा वो हम इनको करते वक्त करेंगे, है ना। ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स उसके दिमाग में होनी चाहिए ड्यूरिंग मैनेजिंग द प्रोजेक्ट कि सर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको कंसीडर रखते हुए आपको परफॉर्मेंस इश्यू देखना है, कॉस्ट इश्यू देखना है और टाइम डायमेंशंस देखनी है। ठीक है, कौन कौन सी है, बार बार वही चीज लिख रहा हूं मैं आपको, टाइम, कॉस्ट और परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस मतलब क्वालिटी से है आपका, है ना। ये हर प्रोजेक्ट में देखी जाती है, कोई जरूरी है सॉफ्टवेयर में देखी जाएगी, हर प्रोजेक्ट में देखी जाएगी आपकी। ठीक है, हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के कंसर्न में, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप रोड बनाओगे तो टाइम नहीं देखोगे कितने साल में पूरा होगा, देखोगे ना। कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी लगेगी ये भी देखोगे आप, परफॉर्मेंस है कैसे लगेगी, देखो ये सब चीजें हम वहां सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे, क्या है तो सॉफ्टवेयर का ही पार्ट। वहां भी जब हम फिजिबल स्टडी निकालते थे तो टाइम फिजिबिलिटी, कॉस्ट फिजिबिलिटी, परफॉर्मेंस, शेड्यूल फिजिबिलिटी सब वहां भी था, लेकिन वहां निकालने के मेथड्स नहीं थे। ठीक है, केवल हमको बताया गया था कि ये फिजिबिलिटीज होती हैं, ये कंसिडरेशन होता है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि एग्जैक्ट कितनी कॉस्टिंग निकलेगी, तो उसके मेथड्स हैं वो सब कुछ हम यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, किस तरीके से काम ये करते हैं, लेकिन वो निकालने के लिए ये सब चीजें प्रोजेक्ट मैनेजर के दिमाग में होनी चाहिए, तो ये प्रॉब्लम वो फेस कर सकता है। स्टेक होल्डर आर द एंटिटीज इन्वॉल्व इन और इफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट एक्टिविटी। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं वो प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर क्या है, सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो भी इन्वॉल्व है, क्लाइंट है स्टेक होल्डर है, ठीक है, डेवलपर है स्टेक होल्डर है, यस, टेस्टर है स्टेक होल्डर्स है,
ठीक है, जो भी जहां से भी आप हार्डवेयर सप्लायर्स मंगवा रहे हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, यस, सॉफ्टवेयर हैं जो भी आप ले रहे हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। मैं कह रहा हूं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस प्रोजेक्ट को जो भी लोग इफेक्टेड कर रहे हैं, दीज आर द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, क्लियर? तो मैनेजिंग ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्व मेकिंग ट्रेड ऑफ, कि इस चीज को जो ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स है इसको मैनेज करना है प्रोजेक्ट मैनेजर को। ठीक है, मेकिंग ट्रेड्स ऑफ, इट इज डिफिकल्ट टू कंप्लीट एनी प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग द ओरिजिनल प्लान बिकॉज ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व एंड कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। देखिए, जो भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हैं ओरिजिनल प्लान से वो वैसा ही कंप्लीट हो जाए जाके फाइनली ऐसे नहीं होता है। मैंने बताया ना आपको, बहुत सी चीजें आ जाती हैं, रिस्क भी आ जाती है, रिसोर्सेज की कमी भी हो सकती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास 100 डेवलपर्स हैं और आपसे कहा जाता है इनिशियली जो आपने प्लान बनाया कि ये प्रोजेक्ट 1 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा, ये इनिशियल प्लान है 1 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है 1 मंथ के बाद 50 डेवलपर कंपनी छोड़ के चले गए, आपके पास केवल 50% ही रह गया है, 50 डेवलपर ही रह गए हैं आपके पास। अब या तो आप डेवलपर हायर करें, बट कई बार ऐसा आता है कि सीनियर डेवलपर मिलना भी मुश्किल होता है, फ्रेशर्स तो बहुत मिल जाते हैं, बट फाइंडिंग सीनियर डेवलपर्स इट्स आल्सो बी क्रिटिकल टास्क स्पेशली इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। ठीक है, अब मान लीजिए 50 लोगों से कंपनी को काम चलाना है, तो अब जहां 100 आदमी एक साल में उस काम को कर रहे थे, यहां उसका टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर्स हो चुका है। नाउ द टाइम हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 1 ईयर्स टू 2 ईयर्स, सो टाइम शेड्यूल हैज चेंज। कॉस्ट भी चेंज हो सकती है कॉस्ट चेंज हो, मुझे नहीं पता, ये तो चीजों का है, लेकिन कॉस्ट भी चेंज हो सकती है ना, हो सकता है कॉस्ट ज्यादा हो जाए, हो सकता है कॉस्ट कम हो जाए, लेकिन चेंज हो गया आपके, है ना, शेड्यूल भी चेंज हो गया, टाइम भी चेंज हो गया। ये चेंज क्यों हो रहे हैं सर? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज केवल ह्यूमन कंसर्न में नहीं है, नॉन ह्यूमन कंसर्न में भी हो सकता है, तो सॉफ्टवेयर कंसर्न में भी हो सकता है, हार्डवेयर कंसर्न में भी हो सकता है, दूसरे रिसोर्स के कंसर्न में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो उसके साथ चेंज हुआ। तो ओरिजिनल जो प्लान है वो एज इट इज काम करेगा नहीं, है ना, तो उसमें हम ये सब रिस्क पढ़ेंगे ना, सारी रिस्क वाला पार्ट, उसमें हम ये चीजें देखेंगे कि किस तरीके से रिस्क को मैनेज किया जाएगा। अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व, हाँ सर, बहुत सी अनसर्टेनिटी हो सकती है, एंड कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर। ठीक है, मान लीजिए क्लाइंट है, क्लाइंट की अभी कुछ रिक्वायरमेंट है, 1 महीने बाद कुछ और रिक्वायरमेंट आ जाती है, अब रिक्वायरमेंट आ तो गई, उस हिसाब से उन्होंने प्लान बनाया प्रोजेक्ट मैनेजर ने, हो सकता है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई हो सकता है उसकी कॉस्ट टाइमिंग इंक्रीज हो गया हो, वहां पर क्लाइंट जो स्टेक होल्डर्स हैं वो किसी भी पॉइंट्स पर एग्री नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, तो हो सकता है आपका जो प्रोजेक्ट है वो मिडवे के अंदर अटक जाए या स्टार्ट ही ना हो, वहीं रुक जाए। तो ऐसे बहुत से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं स्टेक होल्डर और इन बिटवीन द प्रोजेक्ट मैनेजर और कंपनी। ठीक है, तो उससे आपका जो प्रोजेक्ट है वो इफेक्टेड हो सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजर को ये सब पता होता है कि वो सीनियर पर्सन होता है, वो आए दिन इन चीजों को मैनेज करता है। ठीक है, तो ये चीजें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान होती हैं, एंड प्रोजेक्ट मैनेजर लुक आफ्टर ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में होना चाहिए। अब दिमाग में कब होगा? जब वो एक्सपीरियंस लेकर आएगा इन चीजों को। अब कोई फ्रेशर पर्सन को आप प्रोजेक्ट मैनेजर बना दीजिए, वो तो समझ ही नहीं पाएगा करना क्या है ना। तो मैनेज करना भी तो एक टिपिकल टास्क है, मैनेज करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं अल्टीमेटली जाके, है ना। तो लगभग जो सीनियर पर्सन होते हैं उन्हीं को प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया जाता है, फ्रेशर्स को नहीं बनाया जाता है। ये नहीं कि 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया और आप यू विल बी द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ एनी बिग कंपनी, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैनेजिंग ऑफ एनी वर्क दैट आल्सो बी एक टिपिकल वर्क। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल, टूल्स एंड टेक्निक्स टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज with the intention of meeting and exceeding the stakeholders need and expectation। अब जो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके अंदर बहुत सी चीज इन्वॉल्व हो जाती है कि हम जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, वो स्किल्स को हम किस तरह से इंप्लीमेंट करवा पा रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर को कभी भी प्रोजेक्ट नहीं बनाता है, वो केवल उसको ओवरऑल मैनेज करता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, कौन कौन सी स्किल प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी स्किल्स आपकी डेवलपर्स के हैं, उनको कैसे उनसे काम लेना है। ठीक है, तो उनकी अपनी स्किल्स रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट मैनेजर की, सिस्टम एनालिसिस की। ठीक है, कल मैंने बताया था आपको इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, सबको मैनेज करने की, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इनके बीच में, सबको लेके ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किस तरीके से आप पूरी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स इसमें यूज में आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, टूल और टेक्निक्स हैं प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए। ठीक है, मीटिंग कर रहे हो, एक्सीडिंग कर रहे हो, कैसे भी आप उसको कर रहे हो, तो ये सारे काम किसके हो जाते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान किए जाते हैं।
कर कौन रहा है सर? प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब बेसिक चीजें हैं, अलग से मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, ये सब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक फाउंडेशन आपका बन जाएगा, तब जाके आपको हम जाएंगे इसके एसपीएम के रियल कोर्स की तरफ। सोशल इकोनॉमिकल एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान या प्रोजेक्ट को या सॉफ्टवेयर मेकिंग के दौरान उसको इफेक्ट कर सकती हैं। तो उसमें है सोशल एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है, इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। टुडे मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज एडिशनल कंसिडरेशन सच इंक्लूडिंग टाइम जोन, लोकल जोन, हॉलीडेज, ट्रैवल, लॉजिस्टिक, ठीक है, कल्चर इन्फ्लुएंसेस। कल्चर रेफर्स टू टोटली, अभी मैं समझाता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। कल्चर रेफर्स टू सोशल ट्रांजिशन, बिहेवियर पैटर्न्स, आर्ट, बिलीफ्स, इंस्टीट्यूशन एंड ऑल अदर प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन वर्क एज वेल एज थॉट। Areas of influences including politics, economy, demography, education, ethics, ethnicity, religion, etc. Social, economical, environment, sustainability. देखो सिंपल सी चीज ये है, ये कह रहा है कि सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट कर सकती हैं, वो है सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने हर कंट्रीज का अपना अपना एक एनवायरमेंट होता है, अपनी अपनी कल्चर होता है। Culture refers to total social transmitter, behavior pattern, arts, belief, institutions and all other product of human work as well as thought. मान लीजिए आपके इंडिया के अंदर 20 हॉलीडे मनाए जा रहे हैं, हॉलीडेज मनाए जा रहे हैं। अब 20 हॉलीडेज मनाए जा रहे हैं तो सर 20 डेज की छुट्टियां तो होगी ना, है ना। अब जब टाइम मैनेजमेंट होगा तो इन चीजों को कंसिडर किया जाएगा, है ना। अगर आप यूएस यूके बना रहे हो सकता है आपके पास 5 डेज ही हॉलीडे हो, तो आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वहां बढ़ रहे हैं या वर्किंग आवर्स कम हो रहे हैं, कहीं 5 डेज वीक हो सकता है, कहीं 6 डेज वीक हो सकता है। ठीक है, हर जगह की इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अलग हो सकता है, जो ये सब कुछ इसमें सोशल इकोनॉमी का आते हैं ना। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स कई बार चीजों को चेंज कर देती है, हो सकता है टैक्स बढ़ा दिए आपके, टैक्स बढ़ाने पर अभी ये टैक्स चल रहा है, हो सकता है 1 महीने बाद और टैक्स बढ़ा दिए आपके जाके, है ना। जीएसटी कर दिया 18% कर दिया, हो सकता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे आपके 20% कर दे। अब प्रॉब्लम ये है, मैं क्या कर रहा हूँ कि ये चीजें कहाँ इफेक्ट कर रही है, ये इफेक्ट कर रही है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान, है ना। ऐसा थोड़ी कि टैक्स बढ़ जाएगा तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, प्रोजेक्ट तो हमेशा कंप्लीट हो जाएगा ना। कितना भी टैक्स बढ़ा दीजिए आप, कितनी छुट्टी कर दीजिए हॉलीडे, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, प्रोजेक्ट तो कंप्लीट होगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग में डिफरेंस आ जाएगा, टाइमिंग में डिफरेंस आ जाएगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ये चीज देखनी पड़ती है कि टोटल वर्किंग डेज कितने हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स है, मान लीजिए पॉलिटिक्स का मतलब डायरेक्टली पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स का मतलब है कि टैक्सेस बढ़ा दिए आपके, कुछ और कर दिए, तो उसकी कॉस्टिंग में फर्क पड़ेगा, यस फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स पर है, इकोनॉमिक्स में कई चीजें आती है, डेमोग्राफिक चीजें हैं, एजुकेशनल है, एथिक्स है, रिलीजन है, ये सब इस तरह के फैक्टर्स हैं जो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इन चीजों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते व्हाइल मेकिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो दीज आर आल्सो बी ए फैक्टर, नॉट होल फैक्टर, नॉट डायरेक्ट फैक्टर, बट इनडायरेक्टली दीज आल्सो बी ए फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, राइट। ये सारी चीजें आपकी हैं। ऑल प्रोजेक्ट आर प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड विद इन ए सोशल इकोनॉमिकल एनवायरमेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो जो भी प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, प्लान किए जा रहे हैं, एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, वो सोशल इकोनॉमिकल एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में किए जा रहे हैं, उस हिसाब से इन चीजों को मैनेज आउट किया जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज कहीं ना कहीं मैनेजिंग में भी दिक्कतें होती हैं। ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्रीजिंग बीइंग हेल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी सोशल इकोनॉमिकल एनवायरमेंट्स हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट कंटेक्स्ट में क्या क्या चीजें इफेक्ट डाल सकती हैं सर? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंटेक्स्ट, ठीक है। ए प्रोजेक्ट ऑपरेट्स इन एन एनवायरमेंट लार्जर देन इटसेल्फ, ठीक है। पीएम, पीएम मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर, नीड्स टू व्यू द प्रोजेक्ट इन लार्जर कंटेक्स्ट ऑफ द परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जब पीएम, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो जब रिव्यू करता है किसी भी प्रोजेक्ट को, तो वो एक लार्जर कंटेक्स्ट में उस चीज को देख रहा है, केवल एक छोटे कंटेक्स्ट में नहीं, सोशल इकोनॉमी नहीं, वो रिक्वायरमेंट कंसर्न में भी देख रहा है, ठीक है, सोशल इकोनॉमिकल कंसर्न में भी देख रहा है, रिसोर्स के कंसर्न में भी देख रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट कंसर्न में भी देख रहा है, मेंटेनेंस कंसर्न में भी देख रहा है। हर चीज को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हुए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया जाता है, अदरवाइज
कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सेवरल एस्पेक्ट ऑफ द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द प्रोजेक्ट, सिस्टम, कल्चर, स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट ऑफिस। ठीक है, जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होता है तो बहुत से फैक्टर अदर भी हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कल्चर भी हो सकता है, स्टाइल भी हो सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी है। कहीं 200 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कहीं 1000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कहीं 5000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, किसको कौन सा वर्क देना है। प्रोजेक्ट के ऑफिस भी है, ऑफिस तक भी मैनेज होता है। आजकल आपका वर्क फ्रॉम होम होता है। ठीक है, मैं मान लीजिए आपके पास 1000 पर्सन है, 1000 पर्सन को आप अगर वर्क फ्रॉम होम नहीं कराते, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1000 पर्सन है, आपने एक ऑफिस बना दिया कि सर बेंगलोर में ऑफिस है, ऐसा कीजिए, आप यहाँ आ जाइए, सारे पर्सन यहाँ काम कीजिए, है ना। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर अब इस 1000 पर्सन को अकोमोडेट करने के लिए एक बड़ा ऑफिस भी चाहिए, उस ऑफिस के खर्चे भी होते हैं। ठीक है, ये थोड़ी ना है कि 1000 को आप कहीं बिठा दोगे, तो आप मान के चलें 10-10 लाख, 15-15, 20-20 लाख रुपए आपके पर मंथ की कॉस्टिंग लग रही है। इससे अच्छा बेटर ये है कि मैं ऐसा करता हूँ कि सपोज आई डोंट वांट टू बी एस्टैब्लिश माय ए बिग ऑफिस, इंस्टेड ऑफ दैट मैं सभी एम्प्लॉय से ये कहता हूँ कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो ये 1000 एम्प्लॉइज अगर वहां रुकते या फिर वहां वर्क करते तो कितनी कॉस्टिंग हो जाती? 25 लाख रुपीज मान लीजिए इनिशियल कॉस्टिंग है आपकी। इसकी कॉस्ट है आपकी रेंट की कॉस्ट है, फिर आपकी लाइटिंग कॉस्ट हो जाती है ना, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो गई, दूसरी बिजली सॉरी वाटर कॉस्ट हो गई, और एसी कॉस्ट हो गई। करके ही मैं ये मान के चलता हूँ लगभग 40 लाख रुपीज कॉस्ट हो जाती है। साल भर में कितना बढ़ गया आपका? ठीक है, साल भर में कितना हो गया? लगभग 5 करोड़ रुपीज के आसपास। ठीक है, आपका 4.80 करोड़ रुपीज आपकी बढ़ गई है, कॉस्टिंग बढ़ गई है। ठीक है, इसकी जगह अगर मैं ये कहता हूँ, ये तो है ना, इसलिए प्रोजेक्ट ऑफिस भी डालता है, तो हर चीज आपके इफेक्ट डाल रही है प्रोजेक्ट पे। अगर मैं कहता हूँ आप सारे वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए तो आपकी कॉस्टिंग डायरेक्टली बच रही है ना। अगर मैं उस केस में प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कम कर देता हूँ तो भी मेरे लिए, कंपनी के लिए बेनिफिट हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज भी इन्फ्लुएंस करती हैं प्रोजेक्ट को, है ना। हम किसी चीज को नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकते। हर चीज अपने आप में एक इंपैक्ट डालती है कंपनी के बेनिफिट्स पर और प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने पर। ठीक है, केवल एक फैक्टर नहीं है ना। स्ट्रक्चर का मतलब है कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जो प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेज कर रहा है उस प्रोजेक्ट को, उसके अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स लग रहे हैं, डेवलपर लग रहे हैं, वो स्ट्रक्चर को किस तरह से मैनेज कर रहा है। उसमें 100 आदमी है, 200 आदमी है, उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बना रहा है, उसमें सब में प्रॉब्लम आती है ना। ग्रुप्स, किसकी क्या रोल रहे हैं, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉर मीटिंग गोल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पॉलिसीज। ठीक है, तो ये सब चीज मैनेज करेगा। कौन मैनेज करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो ह्यूमन रिसोर्स में प्रोड्यूसिंग हार्मोनी बिटवीन द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उनके बीच में हार्मोनी बनानी है, मतलब एक तरीके से सिंक्रोनाइजेशन बनाना है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। एंड नीड्स द इंडिविजुअल्स, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल पॉलिटिक्स। ठीक है, देखो पॉलिटिक्स दो तरह से काम करे। एक तो होती है गवर्नमेंटल पॉलिटिक्स कि आपने कॉस्टिंग बढ़ा दी, सब कुछ कर दी। एक होती है इंटरनल पॉलिटिक्स। आप कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां आप ऑफिशियल काम कर रहे हैं ना, वर्क फ्रॉम होम की तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम कर रहे हैं तो वहां बहुत सी पॉलिटिक्स भी होती है ना। ये हर जगह काम है, ये कोई स्पेसिफिकली आईटी इंडस्ट्री में नहीं है, ये हर इंडस्ट्रीज में होता है। हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, अपने वर्क को शो अप करना चाहता है, बेस्ट प्रमोशंस लेना चाहता है, बेस्ट आपका हाइक लेना चाहता है। तो हाइक लेने के लिए वो कई बार मेल प्रैक्टिसेस भी करता है, रॉन्ग पॉलिटिक्स भी करता है। किसी को गिराना है, किसी की पुल करना है, किसी की लैग पुलिंग करनी है, किसी को बाहर निकालना, ये सब पॉलिटिक्स चलती है। तो इस पॉलिटिक्स से भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर इफेक्ट होता है ना। मान लीजिए आपने 2 पर्सन को निकलवा दिया, अब वो उनका जो रिप्लेसमेंट है वो इंस्टेंटली नहीं मिल पाया, तो डेफिनेटली टाइमिंग बढ़ेगा तो दिक्कत है। ये भी हो सकता है कि आपने प्रेजेंट डेवलपर 1 लाख रुपीज ले रहा हो, आपने उसको निकलवा दिया या वो निकल गया, उसके बाद मान लीजिए आपको डेवलपर नहीं मिला और प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एनी हाउ कम व्हाट में दैट प्रोजेक्ट will have to be completed within the time frame। आपने ऐसा डेवलपर हायर कर लीजिए जो 1 लाख का ना होकर 2 लाख रुपीज का है। ठीक है, 2 लाख रुपीज पर मंथ ले रहा है या 3 लाख रुपीज पर मंथ ले रहा है, आपके लिए प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आपने उसको हायर कर लिया, आपने उसकी जो पेमेंट था अर्लियर द डेवलपर was taking 1 लाख रुपीज पर मंथ, राइट नाउ द न्यू डेवलपर was taking 2 लाख रुपीज और 3 लाख रुपीज पर मंथ। ठीक है, लेकिन अब आपकी कॉस्टिंग में चेंज आ गया है ना। जहां कंपनी को बेनिफिट होना था 5 लाख रुपीज पर मंथ, अब वो बेनिफिट कम होकर 3 लाख रुपीज पर मंथ दिया गया, तो पूरी कॉस्टिंग आपकी इफेक्टेड होगी। प्रोजेक्ट मैनेजर भी तो एक एम्प्लॉय होता है बेसिकली, है ना। तो वो भी ये चाहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो कंपनी को। ये भी तो एक पार्ट है, बेनिफिट निकालना। ये भी तो एक चीज है। कंपनी काम क्यों करती है? बेनिफिट के लिए तो काम करती है ना। वो कुछ एनजीओ तो है नहीं अल्टीमेटली जाके। तो वहां कॉस्टिंग में कमी आ रही है तो कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस भी खराब हो रही है। तो ये पूरी चीजें हैं कि हर चीज में इफेक्ट डालती है।
तो कैसे कोऑर्डिनेशन बनाना है, कैसे पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को हैंडल करना है, गवर्नमेंटल पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल करना है, वो सारा काम भी ड्यूरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसिडरेशन में रखा जाता है। दैट बी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, क्लियर बच्चों? सिंबॉलिक, symbols and meanings. PM needs to understand these frameworks in order to steer the project successfully. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत से सिंबल्स बना दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्लाइंट आपके पास आता है अपनी रिक्वायरमेंट लेके, क्लाइंट टेक्निकल वर्ड नहीं समझ रहा है ना भाई, ही इज नॉट टेक्निकल पर्सन, तो टेक्निकल पर्सन नहीं, तो वो उस टेक्निकल टर्मोलॉजीज को समझने में उसको दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ सिंबल्स निकाल दिए, मीनिंग्स निकाल दिए, उसको एक डायग्राम से समझा दिया है, डिजाइन बना के समझा दिया है ना। इसी तरीके से कुछ ऐसे अपने इंटरनल है, अपने पर्सनल सिंबल्स है, हमको पूरा चीज लिखना ना पड़े। ठीक है, मैं कोऑर्डिनेशन बना रहा हूँ तो कोऑर्डिनेशन में बनाने के लिए फास्ट कोऑर्डिनेशन हो जाए, कम टाइम में कोऑर्डिनेशन हो जाए मीटिंग के साथ, टीम के साथ, तो कुछ ऐसे सिंबल्स मीनिंग्स भी हैं जो वो यूज लेता है ड्यूरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारा काम है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। ये सिंपल चीजें हैं, हालांकि क्वेश्चंस बनते हैं इन पर, कैसे बनते हैं वो सब देखेंगे ना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, ए प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अब भाई ठीक है, आपने बना रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप कर कैसे रहे हो, किसके थ्रू कर रहे हो? तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट फेसेस। तो आप जब भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर, जब भी मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं किसी अदर प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट फेसेस। इसमें प्रोजेक्ट फेसेस होते हैं। जब आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा होगा तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है, रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन, फिर आपका होता है फिजिबल स्टडी, फिर फाइनल एसआरएस बनता है आपका, एसआरएस के बाद आप डिजाइन में जाते हैं, डिजाइन के बाद आपका कोडिंग होता है, कोडिंग के बाद टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग के बाद मेंटेनेबिलिटी होती है, मेंटेनेंस भी कई तरह की होती है, पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के था। हम वो नहीं पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, है ना, पूरा वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो ये करेंगे कि सॉफ्टवेयर जो मैनेजमेंट होगा, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का मतलब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ही बन रहा है आपका, है ना, अलग से कुछ नहीं हो रहा है, बट मैनेजमेंट में टाइम कॉस्ट और रिस्क मैनेजमेंट वगैरह, क्वालिटी एश्योरेंस, उस पर ज्यादा फोकस दिया जाता है ना। तो ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट फेसेस है ना, ये सब फेसेस के नाम ही है, फिजिबल स्टडी, डिजाइन, कोडिंग, ये सब फेसेस के नाम है ना। कॉन्सेप्ट, इनिशियलाइजेशन, एग्जीक्यूशन और क्लोज आउट फेस, ये चार फेस हैं। इन चारों फेसेस में ये सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं। ठीक है, अब आता है कि ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। यहां ध्यान रखना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में थोड़ा डिफरेंस होता है। जब हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात कर रहे थे, जब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, तो वहां ये सबको काम में आ रहा था। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो उसमें ये चारों चीजें आएंगी, कॉन्सेप्ट, इनिशियलाइजेशन, एग्जीक्यूशन और क्लोज आउट फेस। क्या है ये हम करेंगे, है ना, कि भाई इनका अलग अलग नाम दे दिया है कि कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ मेन वर्क क्या है, यहाँ पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनाना है आपको, है ना, प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, और उसकी कॉस्टिंग, टाइमिंग, फ्रेम्स, ये सब निकालना है, रिस्क मैनेजमेंट। तो इन चारों पांचों चीजों को इन्होंने कॉन्सेप्ट में, इनिशियलाइजेशन में, एग्जीक्यूशन में और क्लोज आउट फेजेस में कवर अप कर लिया, इनका ये नाम दे दिया है। ठीक है, अब ये है वाटरफॉल, इंक्रीमेंट, ये थे आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे थे उसकी लाइफ साइकिल है आपके, ना, वाटरफॉल, इंक्रीमेंट, ये मॉडल्स के नाम है। ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंसिस्ट ऑफ मेनी प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर कोई भी बहुत से ज्यादा प्रोजेक्ट हो सकते हैं आपके। A project management is a cross life cycle activities which is performed during all life cycle axis। ठीक है, जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें बहुत सी प्रोजेक्ट को, जो आपकी जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल्स हैं आपकी, जितने भी हैं, वाटरफॉल, इंक्रीमेंट, स्पाइरल, प्रोटोटाइप, ये बहुत से लाइफ साइकिल को हम मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है कुछ आप स्पाइरल ले रहे हो, सेकंड प्रोडक्ट में आप इंक्रीमेंटल ले रहे हो, प्रोटोटाइप ले रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। हमेशा ऐसा नहीं होता, जनरली ये होता है कि आपने जो भी आपने मॉडल चूज कर लिया जाता है, लाइफ साइकिल मॉडल, उसी को आप करते हैं, है ना। लेकिन कुछ केसेस में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान हम क्रॉस लाइफ साइकिल एक्टिविटीज को भी यूज में ले लेते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर दैट प्रोजेक्ट कंटिन्यूज इट मस्ट सक्सेसफुली पास थ्रू ईच ऑफ प्रोजेक्ट फेसेस। ठीक है, मैनेजमेंट रिव्यूज आल्सो कॉल्ड फेस एंड रिव्यूज और स्किल प्रोजेक्ट्स should occur at the end of each। ठीक, ये जनरल चीजें है ना। कहने का मतलब केवल इतना सा है कि सर जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो प्रोजेक्ट की भी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल वो अलग है ना, जिसमें अलग अलग तरह के आपके मॉडल्स थे, इसमें वाटरफॉल, इंक्रीमेंटल, स्पाइरल, प्रोटोटाइप्स वगैरह, वो चीज अलग थी, है ना। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम कौन से मॉडल चूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो इसमें फेसेस को चार पार्टों में बांट दिया, कॉन्सेप्ट, इनिशियलाइजेशन, है ना, इसको प्लानिंग भी बोल देते हैं, है ना, एग्जीक्यूशन, क्लोज आउट फेसेस। इन चारों की हम स्टडी वन बाय वन हम करेंगे। ठीक है, ये सारे फेसेस इसमें आएंगे। अब इसमें जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं वो सब चीज इसमें कवर हो जाएंगी इन चारों फेसेस के अंदर।
ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। कस्टमाइज प्रोसेस इंटीग्रेशन है ना, ये प्रोसेस इंटीग्रेशन है, ये उसी दौरान लेंगे, बाद में लेंगे इसको, है ना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फंक्शन, ठीक है, एक मिनट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फंक्शन ले लेते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फंक्शन, पीएम परफॉर्म ए वाइड वैरायटी ऑफ जॉब फंक्शंस, ठीक है, जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वही फंक्शंस में डाल दी, वही चीज है जो हमने कल क्लास में पढ़ा था। पीएम मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर एंड नीड टू हैव अ सर्टेन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एप्रोप्रिएट स्किल टू परफॉर्म देयर जॉब वेल। मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, पॉलिटिकल स्किल, ये सब स्किल होनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पास या प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, ठीक है। कौन सी मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्किल होनी चाहिए। अदर स्किल रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन, टीम वर्क, कॉपिंग, इफेक्टिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, तो कौन से बेटर टेक्नोलॉजीज हो सकती है यूज लेने के लिए, ठीक है, कम लागत में मैक्सिमम एफिशिएंसी में मिल जाए। टीम वर्क को किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, कैसे चीजों को इफेक्टिवली मैनेज करते हुए प्रोजेक्ट को फाइनली फास्ट, इफेक्टिव और लीस्ट कॉस्ट के अंदर कंप्लीट करवाना है, ये सारा फंक्शन है। ये कल वाली जो क्लास है उसी का है ना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैन बी व्यूड एज ए सेट ऑफ इंटरलिंक प्रोसेस, कैसे कैसे प्रोसेस को इंटरलिंक करना है, ठीक है। ये जो है ना, इनिशियलिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग, क्लोजिंग, ये सारा काम है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का। इनिशियलाइजेशन करना, प्लानिंग करना, एग्जीक्यूटिंग करना, कंट्रोलिंग करना, क्लोजिंग करना, ठीक है। ये सारे फेसेस हैं आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, है ना। ये सारे फेसेस आपके आ जाएंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारे फेसेस, ठीक है। These processes occur at a varying level of intensity throughout each of the phases of the project. Each process procedures specific outcome. भाई जो भी आप फेस करोगे उसका स्पेसिफिक आउटकम होगा, वो आउटकम मतलब उसका कोई रिजल्ट होगा, है ना। उस रिजल्ट के बेसिस पर हम अगला फेज स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंज्यूमिंग मैक्सिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम टाइम फॉलोड बाय द प्लानिंग ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन है आपके, ये सब चीज हम लास्ट वाली क्लास में पढ़ चुके थे, केवल पॉइंट्स में हमने इसको लिख दिया है कि भाई प्रोजेक्ट मैनेजर क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या कवर किया है सर, हमने इतना सा कहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजर, कल की क्लास था, कल हमने सिलेबस डिस्कस किया था और हमने देखा था कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो ओवरऑल रेस्पॉन्सिबल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान, उसके रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। आज हम ये कह रहे हैं कि सर जो प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेज कर रहा है प्रोजेक्ट को, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान हम करते क्या है, बेसिकली हम करते हैं टाइमिंग को, कॉस्ट को, एफिशिएंसी को मैनेज, ठीक है। तो एफिशिएंसी, ये चीज किस किस से इफेक्टेड हो सकती है, ठीक है, उन सब चीजों को हमें ओवरकम करते हुए हमारी चीजों को मैनेज करना है। तो जब हम रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, चाहे वो क्लाइंट से ले रहे हो, चाहे इंटरनल ले रहे हो, आउटर फॉर्म में ले रहे हो, कैसे कैसे ले रहे हैं वो अलग मेथड थे, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन उस दौरान हम लेते वक्त हमें कई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उस प्रॉब्लम के कारण हमारे टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स, है ना, कॉस्टिंग कंस्ट्रेंट्स, वो सभी इफेक्टेड हो सकते हैं। तो उसके कारण हो गया, सोशल इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के कारण हो गया, इंटरनल एनवायरनमेंट के कारण हो गया, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। प्रोडक्ट बन जाएगा आपका तो मेंटेनेबिलिटी है, उसके कारण भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एफिशिएंसी शेड्यूल्स है ना, एफिशिएंसीज वगैरह है, उसके कारण एफिशिएंसी परफॉर्मिंग है, वो जैसी यूजर मांग रहा है वैसी एफिशिएंसी है या नहीं है। ये सब चीजों को, कंस्टेंट्स, इन सारी चीजों को, प्रॉब्लम्स को माइंड में रखते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर इन चीजों को डेवलप करता है, ठीक है। ये चीज हमने आज स्टडी की है। अब हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेसेस की तरफ, जिसमें प्लानिंग वाला है ना। अब प्लानिंग में क्या क्या चीज है, किस तरह से प्लानिंग की जाएगी, उसके बाद हम जो भी आपका कॉस्ट एस्टिमेशंस हैं, ठीक है, टाइम शेड्यूलिंग्स है, रिस्क मैनेजमेंट है। अब ये अपने आप में एक यूनिट है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट की अपनी यूनिट है और प्लानिंग्स की अपनी यूनिट है, ठीक है। तो इस तरह से यूनिट बना रखी है इन्होंने। क्वालिटी एश्योरेंस है, उसकी अपनी यूनिट है, कैसे कैसे क्वालिटी एश्योरेंस है, उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से किए जाते हैं। तो ये 4-5 यूनिट्स के अंदर पूरा कवर अप होता है आपका, है ना। तो अभी तक हम केवल बेसिक चीज पढ़ रहे थे, फर्स्ट क्लास के अंदर भी था, आज भी हमने केवल एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है ताकि अब हम रियल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ एंट्री कर सके। तो हमने आज पढ़ लिया है, बेसिक फंडामेंटल्स सारे कवर हो गए हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे इसके सिलेबस की तरफ। सिलेबस से मतलब जो सिलेबस हमें दे रखा है उस सिलेबस की अब हम रियल स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इस पे बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, है ना। सिस्टम एनालिसिस की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर कई क्वेश्चंस बने हैं, तो नेग्लेक्ट हम नहीं कर सकते, ठीक है। फाउंडेशन जरूरी थी कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसका बेसिक फाउंडेशन हम ले चुके हैं। अब हम चालू करेंगे अपना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिटेल स्टडी, है ना।
तो टाइमिंग में थोड़ा चेंजेस है, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पहले भी कहा था कल 11:30 से हम क्लासेस लेंगे, है ना। एक दो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, तो 11:30 से क्लासेस हमारी रहेंगी, है ना। वैसे हमारा शेड्यूल था वो मैंने आपको बता दिया था, एक दिन क्लास होगी, एक दिन क्वेश्चन होंगे। क्योंकि अभी हमने ज्यादा पढ़ाया नहीं है इसमें, इसलिए क्वेश्चंस के लिए हम वेट कर रहे हैं कि एक बार थोड़ा सा आगे हो जाए, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस आपको दे सके, है ना। तो देखते हैं, या तो कल एक दिन क्लास थी, एक दिन आपका एमसीक्यूज था, फिर क्लास थी वो एमसीक्यूज था, ये पैटर्न रखा था। अभी शायद इतना हुआ नहीं है, फिर भी देखते हैं, अगर क्वेश्चंस होंगे ठीक है, या तो परसों क्लास लेंगे, और मान लीजिए नहीं हो पाते एमसीक्यू, क्योंकि इसमें अभी इतना पढ़ाई नहीं कि बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आपके बन सके, है ना। तो फिर हो सकता है कल भी क्लास ले लें, है, तो इन्फॉर्म आपको कर देंगे। क्लासेस का टाइमिंग अब 10 बजे ना होके 11:30 आपका क्लासेस का टाइमिंग रहेगा, ठीक है। तो उसको लेके आप रहिए। मैंने आपको बताया था 1 महीने के अंदर आपका एनी हाउ कोर्स फिनिश हो जाएगा। कोर्स बहुत लंबा नहीं है, हार्डली 20 से 22 के आसपास क्लासेस लगेंगी आपकी, और एमसीक्यू प्रैक्टिस से उसके बाद आपकी जो भी टेस्ट्स वगैरह हैं वो सभी स्टार्ट हो जाएंगे आपके, है ना। और जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोग्रामर के स्टूडेंट नहीं थे, तो उनको जो भी देखिए 80% प्रोग्रामर का और एसीपी का सिलेबस आपका सेम था, केवल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका डिफर है। तो आपको जो टेस्ट सीरीज हैं या टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चंस थे, लगभग 50 या 60 टेस्ट सीरीज हम पुराने प्रोग्रामर एग्जाम में ले चुके, तो वो आपको अवेल करवा दी जाएंगी। टेस्ट फॉर्म में भी करा सकते हैं और पीडीएफ फॉर्म के अंदर भी आपको करा देंगे ना, जैसा भी सुटेबल होगा उस हिसाब से आपको कर देंगे। तो उसमें कम से कम 2-3 हजार क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो वो भी चीज आप एक बार प्रैक्टिस दौरान कर सकते हैं। अभी आपके पास इनफ टाइम है, अप्रोक्सीमेटली शायद 6 मंथ या 7th मंथ है, अगस्त में आपका एग्जाम है। तो जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी स्टार्ट कर सकता है आराम से, 7 मंथ में कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। कोर्स ऐसा नहीं है कि कंप्लीट ना हो सके, है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जरूर ध्यान रखना कि बहुत से कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज होती हैं आपकी, तो उस टर्मिनोलॉजीज में स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो जब आप एमसीक्यू करोगे साथ के साथ, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होते चले जाओगे, हाँ इसका ये मतलब था, इसका ये मतलब था, ठीक है। कई बार ऐसे टर्मिनोलॉजीज बन जाती हैं कि आपको ये आंसर भी सही लगता है, वो आंसर भी सही लगता है, क्योंकि डीबीएमएस नेटवर्किंग है वो कॉन्सेप्ट बेस है हमेशा, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। लैंग्वेज में आपको नहीं घुमाया जा सकता, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आएगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दिक्कतें आती हैं इस तरह की। जो सेट पढ़ोगे ना, आपका जो सेकंड पेपर में आधा पोर्शन तो वही है, और सेकंड पोर्शन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टर्मिनोलॉजीज को लेकर काफी दिक्कतें आ जाती है ना। तो स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो जाता है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। कोर्स वैसे टफ नहीं है, कोर्स करना चाहो तो आप 10 से 15 दिन में पूरा सब्जेक्ट उड़ा के खत्म कर सकते हो, कोई ऐसा वो टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है। और प्रैक्टिस मांगता है, कई बार लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बना देता है, कई बार लैंग्वेज को घुमा देता है, तो वहां से स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत हो जाती है कि हर टर्मिनोलॉजी एक जैसी लग जाती है कई बार, है ना। कि ये चीज वहां कह रहा था, ये चीज इसमें कह रहा है, यही चीज इसमें कह रहा था, बेसिकली which one is a best suited answers. Okay, so this problem can be overcome by solving the maximum to maximum MCQ questions, right? तो आपको वो प्रैक्टिस भी साथ के साथ करनी पड़ेगी। जब आप एक ही सब्जेक्ट के 1000-2000 क्वेश्चंस कर लोगे, है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में सॉल्व होंगे, उसमें ऐसा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो है नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो फिर भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप 1000-2000 क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ा नहीं है, आराम से आप उसको कर सकते हैं। 1 मिनट के बाद 40-50 क्वेश्चन दे दिए, ऐसे टोटल मिला के आपका मान लीजिए 15-20 क्लासेस हो गई, तो आपके 1000-1500 क्वेश्चन इसमें बन गए, 1000-1500 क्वेश्चन आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बन गए, 2-2500 क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा, तो आप इजीली उसको कवर अप कर सकते हैं। चलिए, जो आज के लिए इतना ही है, और आज क्लास ऑफ करते हैं।